नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में सुबह भारी गिरावट थी, 200 पॉइंट नीचे थी। अंत में क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन मार्केट 25,000 के नीचे आ चुकी है। मैं आपको बोल रहा था मार्केट 24,000 से लेके 25,000 के आसपास ही ट्रेड होगा और 24,500 से 25,000 के बीच में ट्रेड होगा। जब ये 25,250 में था तो मैं दो कारण बताया था आपको जिससे मार्केट नीचे आ सकता है। पहला कारण बोल रहा था कि निफ्टी की अर्निंग्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की रिजल्ट, और दूसरा अगस्त फर्स्ट का डेट, जब तक ये टैरिफ वॉर ख़त्म होना चाहिए। टैरिफ वॉर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ कि जापान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हो चुका है, लेकिन अभी ईयू और चाइना का कोई समझौता नहीं है। लेकिन उसके पहले क्या हो गया कि निफ्टी की जो अर्निंग्स रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेकार आए। आईटी में रिजल्ट्स बहुत लूकवार्म थी, कुछ नेगेटिव ही थी। उसके बाद एफएमसीजी में नेस्ले का सेल्स फिगर्स आया, टाटा कंज्यूमर का सेल्स फिगर्स आया। ईयर ऑन ईयर थोड़ा ग्रोथ था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों नेगेटिव थी। बैंक्स में भी रिजल्ट्स अच्छा नहीं था, और एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स में एचडीएफसी बैंक ने बोनस अनाउंस किया, लेकिन रिजल्ट्स में कुछ नहीं था। तो खराब रिजल्ट्स के कारण मार्केट बहुत बड़ा प्रेशर में पड़ गया और नीचे आना शुरू कर दिया। नेस्ले रिजल्ट्स के बाद 5% नीचे आया। अभी आईटीसी और एचसीएल बाकी है। जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं सारे नेगेटिव हैं। नेगेटिव माने जो एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ, उतना ग्रोथ नहीं था। जो हम अक्सर बोलते हैं पटाखे लिस्ट, उस पटाखे लिस्ट में अनेक शेयर्स आज गिरे हैं। आप इनको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एक दो के रेंज में कंसिडर कीजिए। आज मैं बैंक्स के बारे में बात करना था। दो बैंक्स के बारे में कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट्स, एक एचडीएफसी बैंक और दूसरा करूर वैश्य बैंक। इन एचडीएफसी बैंक में मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट नाम का एक डिजिटल आर्टिकल में एक बड़ा खुलासा आया है। एचडीएफसी बैंक में एक मिससेलिंग का केस पकड़ा गया है। 4 या 5 ऐसे केस हैं जहां एनआरए ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के द्वारा केस डाला है इस बैंक में। उनका दावा ये है कि नागपुर, राजस्थान से रिलेशनशिप मैनेजर्स ने उनको फ़ोन की। वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में रहते थे। कुछ लोग साउथ ईस्ट एशिया में रहते थे। वो एनआरए थे जो $2 लाख या $3 लाख अपने बैंक में एफडी में रखते थे। वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वो पैसा रखे थे। तो रिलेशनशिप मैनेजर ने बोला कि आपको 90 रुपीज़ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप अगर इसको एचडीएफसी बहरेन में बदल देंगे। तो जब रुपया का दाम 71 था, उन्होंने एडवाइस ले ली और उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर ली। वहाँ से रिलेशनशिप मैनेजर ने उनको फ़ोन की और एक अच्छा बॉन्ड प्रोडक्ट के बारे में बोला, जो एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट था क्रेडिट स्विस का 81 बॉन्ड्स। जिन लोगों ने एफडी रखा उसको 2 गुना लिवरेज किया और उस लिवरेज फंड्स के अगेंस्ट उन्हें क्रेडिट स्विस बॉन्ड्स दिलवाई। एचडीएफसी बैंक को दो लाभ हो गया। एक, एफडी के अगेंस्ट इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट वो खा रहे थे, और दूसरी, इस बॉन्ड में सेल में कमीशन। लेकिन 81 बॉन्ड्स सबसे रिस्की बॉन्ड्स थी, और दुबई में क्लियर रेस्ट्रिक्शंस है कौन ये बॉन्ड खरीद सकता है। उसका मतलब है कि उनकी एनुअल इनकम $4 मिलियन होनी थी। तो उसको एक फॉर्म भरना था। इन्होंने ब्लैंक फॉर्म में क्लाइंट से सिग्नेचर ली और खुद इस फॉर्म को भरा दिया। ये सारे प्रूफ क्लाइंट्स के पास है, और उनको क्रेडिट स्विस बॉन्ड थमा दिया गया। अब क्या हुआ कि जब क्रेडिट स्विस बैंक कोलैप्स हो गया तो स्विस रेगुलेटर ने 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दी। सो इन 4-5 कस्टमर्स जो कंप्लेन किए, अब खोज कर फाइंड आउट किया गया है लगभग 300 कस्टमर्स ऐसे हैं इनकी 81 बॉन्ड्स ज़ीरो तक पहुंच गई है। तो क्या हुआ, इन्होंने पुलिस में केस डाल दिया और सारा
रिकॉर्ड्स दे दी। इससे साफ है कि उन्होंने मिससेलिंग की है। और डीएफआईसी जो दुबई की फाइनेंशियल रेगुलेटर है, उसमें क्लियर टाइट नॉर्म्स है किस किस को बेचा जा सकता है 81 बॉन्ड्स को। इस नॉर्म्स को उन्होंने वायलेट किया है। इन वायलेशन के कारण बड़ा फाइन लग सकता है दुबई में। दुबई में छोटे मोटे वायलेशंस के लिए भी 4-5 मिलियन डॉलर का फाइन लग सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मिनिमम 50 मिलियन डॉलर का फाइन होगा। इसके अलावा बहरीनी फाइनेंशियल रेगुलेटर भी एक फाइन डालेगा और भारत ने आरबीआई भी अपना आंख खोल लिया है, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें पैसा वापस करना पड़ेगा और फाइन भी भरना पड़ेगा। मिनिमम 1000 से 2500 करोड़ तक का लॉस होगा। ये एक क्वार्टर में उनका 5% का लॉस है। लेकिन बड़ा बात यह है कि शशिधर जगदीशन ने जब से टेक ओवर की है पिछले 5 साल में प्रॉब्लम आ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इश्यू था, इसीलिए उन्हें क्रेडिट कार्ड बेचने से रोक दिया गया। उस समय आईसीआईसी ने अमेज़न कार्ड चालू किया और मार्केट को खा लिया। दूसरी बार उनकी एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी से मर्जर हुआ, जिसे आदित्य पुरी ने अपोज किया। उस मर्जर के कारण असेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया और अभी तक वो डिपॉजिट्स लेकर मिसमैच को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 85-86 होना चाहिए। ये तो 107 तक चला गया। उसके बाद कुछ असेट्स को बेच के उसे 99 तक पहुंच गया है। उसकी तीसरी और बड़ा इश्यू ये है कि शशिधर जगदीशन में लीलावती ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं, उन्होंने केस भी ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि वो स्टे नहीं दे सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एचडीएफसी में है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एचडीएफसी को मर्ज करने से उनके पास एक बड़ा कंस्ट्रक्शन लोन पोर्टफोलियो जो डिफ़िकल्ट है, उनके हाथ थमा दिया गया है। क्या बैंक इससे रिकवर करेगा? ज़रूर रिकवर करेगा, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा और ये जो वैल्यूएशन वो दे रखे हैं, वो वैल्यूएशन बैठेगा नहीं। मार्केट को इसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो ये रहा एचडीएफसी बैंक का प्रॉब्लम्स। शाश्वत, आप इस प्रॉब्लम्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ एक ही टिप्पणी है मेरी। और जो क्रेडिट स्विस में इन्होंने गड़बड़ किया है, इसको हमने पकड़ लिया क्योंकि क्रेडिट स्विस में कुछ ट्रबल आया था। पर अब एक दूसरी अपॉर्चुनिटी हो जिसमें अब तक कोई ट्रबल नहीं आया है, इसको हम देख नहीं रहे हैं। और इस तरह क्या दूसरे कंपनियों में भी चल रहा है मुझे पता नहीं, और आरबीआई इसको नहीं देख रहा है, या फिर देख रहा है पर हमें पता नहीं चलता कि वो देख रहे हैं या फिर नहीं। तो मेरा सवाल है कि इसके लिए जो निवेशक हैं वो हम कैसे इससे ऑन गार्ड रहें इसके बारे में। आपने ठीक पूछा। सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिससेलिंग हो रही है। सबसे बड़ा मिससेलिंग क्या हो रहा है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में हो रहा है। आप यूट्यूब को लिए सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं। जहां लोग 60 साल हो, 55 से 60 साल के लोग होंगे, उनको भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा जाता है कि आप यूलिप ले लीजिए, यूलिप अच्छा प्रोडक्ट है। यूलिप किसी के लिए भी खराब प्रोडक्ट है और स्पेशली दोस्त जिनके 55-60 साल है, उनका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो यूलिप कम आएगा। इस जैसा मिस सेलिंग बहुत कॉमन है। जो बैंक को आते हैं डिपॉजिट करने के लिए या सेफ्टी लॉकर खोलने के लिए, उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और म्यूचुअल फंड्स थमा दिया जाता है। अगर आरबीआई मिडिल क्लास ग्राहक के बारे में सोचती है, तो इस सीधा क्रैकडाउन सारे बैंक्स की मिस सेलिंग में करना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं करेगा। ये सालों से हो रहा है। ये प्रॉब्लम बड़ा अपर मिडिल क्लास का है और दुबई फाइनेंशियल डीएफआईसी ने पहला इसको पकड़ लिया है, क्योंकि डीएफआईसी एक्ट कर रही है। इसको कोई चारा नहीं है आरबीआई को एक्ट करने के लिए, नहीं तो मिसलीडिंग में आरबीआई ने कुछ तक
नहीं किया है अभी तक। ये आपका सवाल। तो आपको सतर्क रहना है। बैंक का जो काम है आपसे डिपॉजिट लेना और लोन देना। जब बैंक दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है आपको सावधान रहना चाहिए और डिक्लाइन करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपने सिस्टर चैनल मनी पेज में 4-5 साल पहले करूर वैश्य बैंक को कंसिडर करने के लिए कहा था। मैंने इसीलिए इसको कंसिडर किया था क्योंकि सिटी बैंक से एक ब्रिलियंट मैनेजर पीआर शेषाद्री आके इस बैंक को टर्न अराउंड किया था। उस समय ये बताया जा रहा था कि यह बैंक दिवाला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने टर्न अराउंड की और बैंक को 260-270 तक ये प्राइस गया। आज मैं इसीलिए इस बैंक की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 5 शेयर के लिए 1 शेयर की बोनस भी दे दी। तो जिन्होंने इसको कंसिडर किया 30 रुपया में, उनका लगभग 10 टाइम्स अर्निंग्स हो गया, डिविडेंड मिल गया, आज बोनस शेयर्स भी मिल गया। तो ये लेसन है हमें। एक अच्छी सी स्टॉक को हमने समझ लिया और मैनेजमेंट को भी समझ लिया, तो स्टॉक को कंसिडर करने के बाद बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। पर अगर बोनस स्टॉक दिए तो फिर भी टोटल शेयर काउंट इंक्रीज होगा ना? लेकिन हाँ। जो 25 में खरीदा आपने 270 में है अभी, तो आपका 10 टाइम्स प्रॉफिट हो गया। हाँ। हर साल आपको डिविडेंड भी मिला। पर बोनस का कुछ असर है इसमें? इसमें होगा क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट 1:5 दैट इज 5 शेयर के लिए 1 शेयर आएगा, 20% नीचे आएगा, 240-230 तक आ जाएगा और 2 साल में वापस 1-2 साल में वापस 270 मिल जाएगा। ये नहीं 1:1 बोनस नहीं दे रहे हैं, 1:5 बोनस दे रहे हैं। पर फिर भी जो प्राइस है वो एडजस्ट कर सकता है इससे। एडजस्ट करेगा लेकिन 20 रुपया वापस नहीं चलेगा। हाँ, वो सही है। तो आपने इसको आइडेंटिफाई किया। आज बोनस हुआ तो कल नहीं खरीदने का है। अगर आप अच्छे स्टॉक को कंसिडर किए, 5-10 साल के लिए वेट किया, वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस किया, तब आपको तो इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि हाँ बोनस आ रहा है तो एक मुफ्त में एक शेयर मिल रहा है हमें। बोनस मुफ्त शेयर नहीं है। आपको जो रिजर्व्स आपका पैसा है उसे काट के आपको इक्विटी में दे रहे हैं। तो जितने हिसाब से काट रहे हैं उतने हिसाब से शेयर प्राइस गिरेगा, उसके बाद फिर से बिल्डअप होगा। तो बोनस नाते हम अब खरीदना आप एक बोनस के लिए आप स्टॉक मत कंसिडर करो। हाँ। अच्छा स्टॉक अच्छा दाम में कंसिडर करने के बाद 5-10 साल आपने वेट किया तो बोनस मिल सकता है। हाँ। तो आखिरी में क्या मैं बात करना चाहता था, राहुल बजाज का बेटा राजीव बजाज जो आज बजाज ऑटो को चलाते हैं, उन्होंने सीधा वार्निंग दे दी है कि सारे कंपनियां हैं जो टू व्हीलर कंपनी, उनके रार अर्थ मेटल सप्लाई खत्म हो रहे हैं। इससे क्या होगा, जुलाई के अंत तक प्रोडक्शन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा और अगस्त 0 मंथ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिटी में अर्बन एरियाज में 25% सेल्स इलेक्ट्रिक हो रहे हैं और बंद हो गया तो वो ऐसी इंजन्स को नहीं आएंगे, इलेक्ट्रिक इंजन्स के लिए वेट करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि चाइना से बातचीत करें कि इंपोर्ट्स को फैसिलिटेट करें। अगर चाइना नहीं देना चाहती है, वो दूसरी देश से इंपोर्ट करने की सुझाव दे रहे हैं गवर्नमेंट को। पर ये जो हम रशिया हमारे साथ जो डील किए थे ऑयल के लिए, क्या कोई और थर्ड पार्टी कंट्री चाइना के साथ वो डील नहीं कर सकता कि चाइना से रायर अर्थ मेटल खरीद के हम उनसे खरीद लेंगे? लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को एफर्ट डालना पड़ेगा। आप जाके पुतिन साहब से मिलना चाहिए और बोलना चाहिए हम आपसे ऑयल ले रहे हैं, आप अपने दोस्त जी जिनपिंग से बात कर कर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट करके भारत को दें। हाँ। लेकिन अगर नहीं हुआ तो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल्स रुक जाएगा और जो 25% इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदना चाहते हैं, अगर नहीं हुआ है तो वो वेट करेंगे, हालांकि पेट्रोल इंजन नहीं लेंगे। और जो मैं समझता हूँ चाइना भी उतना तगड़ा पोजीशन में नहीं है जो नेगोशिएशन में, क्योंकि उनके पास और भी प्रॉब्लम्स है वेस्ट के साथ। तो इससे नेगोशिएट करना पड़ेगा और सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन हो सकती है। ये राजीव बजाज का ओपिनियन है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ
हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।